लोकसभा चुनाव के 2 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। तीसरे चरण के चुनाव के लिए लगातार प्रचार चरम पर है और इस चुनाव में पश्चिम बंगाल पर मुख्य रूप से सबकी नजर है। वहीं पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में अब की बार सबकी नजरें केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 2014 के बाद हर चुनाव में बंगाल का मूड बदला है। बीजेपी के समक्ष साल 2019 के प्रदर्शन को दोहराने और नई मंजिल पाने की चुनौती है, तो टीएमसी भी अपना गढ़ बचाने की कोशिश में लगी हुई है। दरअसल साल 2019 के चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि टीएमसी को 22 सीटें मिली थी। 2014 के मुकाबले भाजपा का ये अप्रत्याशित प्रदर्शन था। 2014 में भाजपा को यहां मात्र 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था और 2019 के नतीजों से उत्साहित बीजेपी को 2021 के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक रीजन उस वक्त कोविड को भी दिया गया कि प्रधानमंत्री आगे रैलियां नहीं कर पाए थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का जो सीट परसेंटेज रहा वो लगभग 42.9% था, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में जनता का चुनावी मूड बदल गया और भाजपा का शेयर गिरकर 26.2% ही रह गया। हालांकि विधानसभा की परिस्थितियां लोकसभा चुनाव से अलग होती हैं, मुद्दे भी अलग होते हैं और नेताओं को चुनने का एक मुद्दा भी वहां पर रिफ्लेक्ट होता है। अब सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनाव में 2021 के नतीजों की वापसी होगी या बीजेपी 2019 से बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, और इसके लिए बंगाल की क्षेत्रवार राजनीति के उतार चढ़ाव को भी समझना होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल को उत्तर बंगाल यानी कूच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, मध्य बंगाल यानी मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, दक्षिण बंगाल यानी हुगली, हावड़ा, कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना इस हिसाब से बांट सकते हैं। वर्धमान यानी बीरभूमि के साथ का पूरा नादिया का हिस्सा, जबकि जंगल महल यानी बांकुरा, पुरुलिया, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर के उप क्षेत्रों में बंगाल को बांटा गया है ज्योग्राफिकली। इनमें से सिर्फ एक रीजन में 2019 में टीएमसी को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली थी। 4 रीजन्स में बीजेपी ने बढ़त बना ली थी, लेकिन 2021 के विधानसभा के चुनाव में भी टीएमसी हर रीजन में लगभग 2% आगे निकल गई, जबकि उत्तर बंगाल में ही बीजेपी को बढ़त मिली थी टीएमसी के कंपैरिजन में। 2019 लोकसभा चुनाव की स्थिति अलग अलग इलाकों से देखें, उस हिसाब से देखें तो दक्षिण बंगाल में टीएमसी को 13 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को महज 2 सीट। वहीं मध्य बंगाल में टीएमसी को 2, बीजेपी को 3। उत्तर बंगाल में टीएमसी का खाता भी नहीं खुला था, जबकि बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 सीटों पर जीत हासिल किया था। वर्धमान में दोनों के बीच कांटे का मुकाबला था, जिनमें दोनों ने 4-4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं जंगल महल इलाके में बीजेपी ने टीएमसी को मात दी थी और 5 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि टीएमसी के खाते में महज 3 सीटें ही आई थी। पश्चिम बंगाल में क्षेत्रवार अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो उत्तरी बंगाल में करीब 14.9 यानी 15% के करीब मुस्लिम आबादी है। जंगल महल में 10.7%, वर्धमान में 26%, दक्षिण बंगाल में 25.9 यानी करीब 26% और मध्य बंगाल में भी 5.9 यानी करीब 6% मुस्लिम आबादी है। और कई सीटों पर यह आबादी किंग मेकर भी हो जाती है, यानी जीत और हार का फासला या सीट पर किसका कब्जा होगा ये भी तय करती है। वर्धमान का सियासी समीकरण अब समझते हैं। वर्धमान वामपंथी पार्टियों का कभी गढ़ रहा था। पहली बार में सीपीएम ने बाजी मारी थी। 2009 में सीपीएम यहां पर जीती थी। वर्धमान पूर्व लोकसभा में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। कुल 17,33,578 वोटर हैं। 8,51,793 पुरुष और महिला वोटर्स की संख्या भी करीब 8,81,000 से ज्यादा है। बीरभूमि का सियासी समीकरण समझते हैं। यहां कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। टीएमसी 6 पर काबिज है, महज 1 पर बीजेपी सीमित है। 1962 से 2004 तक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, यानी एससी रिजर्व थी। 2008 का परिसीमन हुआ और उसके बाद सीट को 2009 लोकसभा से सामान्य कर दिया गया। 1952 से 1971 तक 4 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने लगातार चुनाव जीत दर्ज की, लेकिन 1971 से 2009 तक लगभग 40 वर्षों तक ये सीपीएम का सीट गढ़ रही। हालांकि 2009 में ये गढ़ ढहा, किला ढहा और टीएमसी ने यहां पर जीत दर्ज की। लगातार टीएमसी यहां मजबूत दिखती है। बंगाल का राजनीतिक समीकरण अगर समझें, इस बार पश्चिम बंगाल मुख्य केंद्र बना हुआ है। बीजेपी और टीएमसी में सीधी टक्कर है और पिछली बार भी कांटे की टक्कर हुई थी। बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर बड़ा उलटफेर किया था राज्य में। बीजेपी ने 18 सीट तो टीएमसी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2019 में बीजेपी को 40% वोट मिले थे और बीजेपी यही उम्मीद कर रही है कि 2019 का प्रदर्शन बीजेपी दोहरा पाएगी।
न्यूज रूम से हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लाइव कनेक्ट हैं। अदिति, क्या चुनौतियां दिख रही हैं? एक तरफ 2019 का आंकड़ा हमने दिखाया और दूसरी तरफ है 2021 का आंकड़ा। ये तो कमोबेश तय है कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी की ही लड़ाई है, लेकिन क्या चुनौतियां बीजेपी के सामने और टीएमसी के सामने क्या चैलेंजेस? आयुष, काफी कुछ आप एक्सप्लेन कर चुके हैं। 2-3 बातें आपने बहुत रोचक कही। पहले ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि 2019 वाला प्रदर्शन को रिपीट किया जाए और उसमें इजाफा किया जाए। आपने एक और खास बात कही कि कमोवेश बीजेपी और टीएमसी के बीच में लड़ाई चल रही है। इसी से शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल आज के हालात बाइपोलर लड़ाई है। मार्जिनल है, जो लेफ्ट की बात करें, कांग्रेस की बात करें, यानी कि लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच में। अब बात करेंगे 2019 को रिपीट करना है और वहीं टीएमसी चाहती है कि 2021 को रिपीट किया जाए। अब मुद्दा क्या है? सबसे पहले पश्चिम बंगाल सबसे रोचक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल इसलिए रोचक है क्योंकि यहां पर लाल सलाम उसको कहा जाता था, यहां पर लेफ्ट का अभेद किला इसे कहा जाता था, यहां पर स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी नंदीग्राम से लेकर किस तरीके से वो खड़ी हुई और किस तरीके से वो मतलब उनका उफान देखा। उसके बाद वही ममता बनर्जी के सामने भगवा यानी कि भारतीय जनता पार्टी उफान में आई, जो कभी कहीं थी ही नहीं। और फिर अगर 2006 या 9 या फिर हम आखिरी में भी आ जाएं, किस तरीके से 2014 में केवल 2 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास, 2019 में वो 18 सीटों में तब्दील हुई, वोट परसेंटेज में उछाल आया और फिर अब आता है 2024। लेकिन 19 और 21 से बीच में आता है 2021। तो देखिए 2019 में 42.9% वोट और 18 सीटें। और वही भारतीय जनता पार्टी जो कहीं नहीं थी, उसने क्या किया? उसने सीधा सीधा लेफ्ट और कांग्रेस का वोट परसेंटेज जो मिला के 38% होता है, वो अपनी तरफ ले लिया। तो ये जो परसेंटेज बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का, उसका टेक्निकली एक्चुअली खुद का वोट तो कोई 20-25% होगा, लेकिन जो ये वोट परसेंट में इजाफा हुआ वो पूरा का पूरा लेफ्ट और कांग्रेस शिफ्ट हो गई। तो अब दोनों के बीच में चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो 2019 वाला प्रदर्शन रिपीट करे, जहां पर 42.9% वोट मिले, 18 सीटें मिले। अगर यही रहता है तो 18 या 18 सीटें बढ़ सकती हैं। और टीएमसी चाहती है कि 2021 में जो 26.4% वोट था, वोट पे आ गई थी भारतीय जनता पार्टी, वो रिपीट हो। तो अब ये कैसे होगा कि किस चीज के इर्द गिर्द, यानी जिसे कहते हैं ना कि पोल थीम क्या है पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पे एक आयुष बड़ा रोचक सी बात है, एम फैक्टर। ममता बनर्जी मैसिव, जो जिसे बोलते हैं मैंडेट के लिए, ममता बनर्जी मैसिव मैंडेट के लिए मुस्लिम और महिला पर डिपेंडेंट है, तो वहीं मोदी मैसिव मैंडेट के लिए मुस्लिम और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर डिपेंडेंट है। तो ये जो पश्चिम बंगाल का एम फैक्टर है वो बड़ा रोचक है। अब ऐसे में आता है संदेश खाली। भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली को, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से लेफ्ट को बाहर निकाल दिया, भारतीय जनता पार्टी इसी संदेश खाली से ममता बनर्जी को दरकिनार करना चाहती है। अब वो कैसे होगा? संदेश खाली केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है। संदेश खाली महिला, क्योंकि जो आरोपी है वो एक किसी विशेष समाज से आते हैं, तो एक वो फैक्टर, और फिर तीसरा है लॉ एंड ऑर्डर का फैक्टर। आज प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए तो उन्होंने भ्रष्टाचार गिना दिए लंबे, कि ये भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार, तमाम भ्रष्टाचार। लेकिन वहीं आप पश्चिम बंगाल में गई, इसलिए मैं कह सकती हूँ वहां पर इंडिविजुअल ममता बनर्जी के लिए कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है, ओवरऑल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि वो जो ताकत है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की, महिला वोट बैंक, उसमें सेंधमारी की जाए, जो काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये संदेश खाली ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम बनेगा या नहीं, भारतीय जनता पार्टी उसमें कितनी कामयाब हो पाएगी। अदिति, 2019 से 2024 का इलेक्शन कितना सिमिलर या कितना डिफरेंट है नैरेटिव के मामले में, मुद्दों को लेकर? और 19 में कई सारे नेता बीजेपी में आ रहे थे, लेकिन 2024 में दोनों तरफ अदला बदली देखा गया कई नेताओं में, और हाल फिलहाल में जो कुछ नेता टीएमसी में वापस गए, क्या उसका असर भी देखा जाएगा?
वैसे सही मायने में जो मैं जमीन पर देख कर आई, तो वो ये नजर आता है कि ममता बनर्जी और मोदी में एक और सिमिलैरिटी है। ये सिमिलैरिटी है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इज द टॉलेस्ट लीडर, बेशक, और नरेंद्र मोदी भी, चाहे अपनी पार्टी की बात कर ले या देश की राजनीति में, ही इज द टॉलेस्ट लीडर। तो कोई आया या गया, कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्रयास किया था, आज से नहीं बहुत पहले से, खास तौर पे 2016 से आप खास देखेंगे कि बहुत सारे नए चेहरे, बड़े चेहरे, दूसरी पार्टी के चेहरे लाए गए, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो नहीं पाया। ठीक वैसे ही यहां पर लड़ाई ममता वर्सेस मोदी की है। इसीलिए ममता बनर्जी किसी एक बात से कॉन्फिडेंट है, वो है लक्ष्मी योजना। वहां पर एक लक्ष्मी योजना चलती है, वो सीधा डायरेक्ट बेनिफिट है। कैसे है डायरेक्ट बेनिफिट? वहां जो 500 रुपए मिलते थे भत्ता, वो हो गया है 1000 रुपए। तो जब आप वोट करने जाएंगे उससे पहले वो पैसा उनको मिल चुका होगा इस महीने का। अब सवाल ये उठता है कि संदेश खाली के माध्यम से कुछ वोट बैंक महिला का चुरा लेना या डाइवर्ट कर देना, लेकिन क्या उन्हीं महिलाओं से वो शिफ्ट हो पाएंगी? उनको ये भी दिमाग में ध्यान रहेगा कि हर महीने अब पहले 500 मिलता था, अब 1000 रुपए मिलेगा, तो हमें ममता बनर्जी चाहिए या दिल्ली में नरेंद्र मोदी चाहिए। तो एक ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो ऐसी स्थिति में ये जो लक्ष्मी योजना जो है, ये डायरेक्ट बेनिफिट जो है, ये महिलाओं के खाते में जो 1000 रुपए पहुंचते हैं हर महीने, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर ममता बनर्जी के जो लोग हैं मान रहे हैं। अब आपने पूछा कि नेताओं के आने जाने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रत्याशियों की लड़ाई है ही नहीं। यहाँ ममता बनर्जी को चुनना है या यहाँ पर नरेंद्र मोदी को चुनना है। और अच्छा देखिए, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी कॉमन है। जैसे मैंने कहा, टॉलेस्ट लीडर ममता बनर्जी है, टॉलेस्ट लीडर नरेंद्र मोदी है, लेकिन वहां के लोगों की दो आपको जमीनी मुद्दे बता देती हूँ। संदेश खाली तो जैसा हमने डिस्कस किया। दूसरा एक ये मुद्दा है कि वहां के लोग ये कह रहे हैं कि ये संदेश खाली हुआ, थोड़ा भ्रष्टाचार जो सुनने को मिलता है, तो हम हो सकता है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मैंडेट दे दें, जिससे कि 2026 में होने वाले चुनाव से पहले ममता बनर्जी अलर्ट हो जाएं। आप देखिएगा, बहुत खास बात है, जनता कितनी कैलकुलेटिव और समझदार है। वो ये चाहती है कि अगर इस समय हम भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा अच्छा एज दे देंगे, तो ममता बनर्जी अगले 3-4 जो 21 में चुनाव हुए, अब 26 में होंगे, तो अगले 2 साल अच्छे से काम करेंगी, सतर्क रहेंगी और बेहतर प्रदर्शन करेंगी। लेकिन इसके इतर कई लोगों का यह भी मानना है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो सरकार मजबूत होगी और भ्रष्टाचार कम होगा और महिलाओं के मुद्दे को लेकर ज्यादा सेंसिटिविटी होगी। तो यहाँ पर खत्म करने से पहले आयुष, मैं ये कहना चाहूंगी कि महिला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मोदी के लिए, तो मुस्लिम फैक्टर कह लें, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ममता बनर्जी के लिए। बहुत शुक्रिया अदिति, तमाम जानकारी के लिए। किसका एम फैक्टर किसके लिए काम आता है ये देखना होगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई और प्रधानमंत्री भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। बंगाल में भी आज भी पश्चिम बंगाल में चुनावी हुंकार भरी पीएम ने इस दौरान ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस को भी खूब आड़े हाथों लिया। इस दौरान संदेश खाली का जिक्र करके पीएम मोदी भावुक भी हुए। बंगाल में पीएम मोदी 42 सीटों पर जीत की गारंटी। पीएम की चुनावी हुंकार, विरोधियों पर जमकर वार। दीदी की बढ़ी चुनौती, मैदान में सबसे बड़े महारथी। देश में जारी लोकसभा चुनाव में पार्टियां प्रचार में जुटी है। बीजेपी भी प्रचार में ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने दीदी के गढ़ में दीदी को खूब घेरा। वर्तमान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी को घेरते हुए कहा कि यहां हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के एक एमएलए की धमकी का मंच से जिक्र भी किया और कहा वो सरेआम धमकी देते हैं कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। पीएम ने पूछा, ये कौन सी भाषा है? जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है, रामनवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है। पीएम नरेंद्र मोदी संदेश खाली का जिक्र कर भावुक हो गए। संदेश खाली की महिलाओं का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया।
उन्होंने कहा संदेश खाली में इतना बड़ा अपराध हुआ और टीएमसी उस गुनहगार को बचाती रही है इसलिए कि उसका नाम शाहजहां शेख था। मैं आज पूछना चाहता हूं टीएमसी सरकार से, यहां संदेश खाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा, टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। पिछले 2 हफ्तों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा, आरामबाग, कृष्णानगर और बारासात में कई चुनावी रैलियां कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी जोरदार प्रचार प्रसार अभियान में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य में बसने में मदद करती है, जो उन्हें भारतीयों की जमीन और संपत्ति हड़पने की अनुमति देती है। वाकई क्या हालत हो गई है, बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए इस बार पश्चिम बंगाल मुख्य केंद्र बना हुआ है। राज्य में बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है और ममता बनर्जी के किले में सेंध की हर कोशिश कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। 2014 में बंगाल में बीजेपी को 17% वोट मिले थे, जो कि 2019 में 40% हो गए। बंगाल में इस बार पीएम नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच चुनावी लड़ाई है। बीजेपी संदेश खाली, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनावी रण में है और पश्चिम बंगाल की सभी सीटें जीतने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।